अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। जमहूरियत निखर रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम और 16वें कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब को 201 वोट मिले हैं, जबकि स्पीकर अयाज सादिक को 199 वोट मिले थे और डिप्टी स्पीकर हुकूमती इत्तेहाद का उनको 197 वोट मिले थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के 2 वोट अयाज सादिक साहब से भी ज्यादा है, जबकि उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उनको 92 वोट्स मिले हैं। ये एक तरफ तो जमहूरियत का प्रोसेस जारी है, हुकूमत साजी का प्रोसेस जारी है, और मैं समझता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने इस बात से ज़रूर ये लर्न किया होगा, जो माजी के उनके तजर्बे थे, कि किसी भी जगह पे कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी इलेक्शन खाली नहीं छोड़ना और वहाँ पे कंटेस्ट करना है। हार जीत जमहूरियत का हुस्न है और नंबर गेम की बात है। आज अगर कोई अपोजिशन में है तो हो सकता है मुस्तकबिल में पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज हो और वो कायदे ऐवान बन जाए। यही जमहूरियत है, चूंकि नंबर गेम के ऊपर बात चलती है। लेकिन ये तवातुर के साथ ये बात सामने आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अकाबरीन है, आमिर डोगर साहब की तकरीर सुन लीजिए, जुनैद अकबर साहब की तकरीर सुन लीजिए, या उमर अयूब साहब की तकरीर सुन लीजिए। ये तवातुर से एक ही बात कह रहे हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। किसने चोरी किया कोई पता नहीं, कहाँ। सिर्फ उनको लगता ही है कि खैबर पख्तूनख्वा से नहीं, उनका मैंडेट सिंध की कुछ सीटों से और पंजाब से चोरी हुआ। अगर इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो फिर ऑन द होल हुई होगी, नहीं हुई होगी तो नहीं हुई होगी। सिलेक्टिव रिगिंग का बात करना समझ से बाला तारा है। बहरहाल उसके बाद हुकूमत को चलने नहीं देंगे, इनका मैंडेट गलत है, इनके ऊपर चोर के अलकाबात, इनको कोई इनको जूतियां दिखाने के मामलात, कोई इसी तरह से घड़ियां दिखाई जा रही हैं। ये तमाम के तमाम वो सियासी अकाबरीन हैं जो शायद नंबर ऑफ टाइम पहले भी पार्लियामान में आ चुके। इस असम्बली में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो शायद पहली दफा असम्बली का हिस्सा बन रहे हैं। समझने की बात यह है कि ये जो नौजवान अरकान असम्बली में आ रहे हैं और जो ये सीनियर लोग हैं, जब उनका रवैया वो देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि ये क्या ऐवान मछली मंडी बना हुआ है। बहरहाल लेकिन इसके ऊपर कम से कम पॉलिटिकल लोगों को सोचना चाहिए। आज की तकरीर आपने भी यकीन सुनी होगी, आमिर डोगर साहब की, जुनैद अकबर साहब की, तो आपको मेरी बात होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो शायद फ्यूचर की पॉलिसी लाइन थी। 4-5 जो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी लंबी तकरीर की, लेकिन जो मैं समझता हूँ एक ये कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बताई उसमें सबसे पहले नंबर पर जो बात उन्होंने की कि 9 मई के मुलजिमान को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये वो पॉलिसी लाइन है जो मैं समझता हूँ कि 9 मई को कौमी सानिया करार दिया गया, फिर उसके बाद जो सारी चीजें हुई, और ये लाइन जो है ये तहरीक इंसाफ के उन अरकान असम्बली को भी इस लाइन पर गौर करना चाहिए। ये लाइन बिला वजह नहीं है। हुजूर, अगर कानून का सामना करना पड़ेगा तो फिर सजा और जजा का फैसला भी होगा और ट्रायल कोर्ट भी होंगे, और अक्सर अकाबरीन जो है वो शायद जमानतों पे पार्लियामान का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि चीजें जो वो किसी और तरफ चली जाए। पाकिस्तान में उन्होंने कहा दहशतगर्दी जो पनपी, वो जो बैरूनी दहशतगर्दों को जेलों से छुड़वाया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा हुई, और उसके ऊपर भी एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अकलियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ख़वातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की, किसानों को सब्सिडी देंगे, खाद पैदा करने वाले इदारों को या उन फैक्ट्रियों को सब्सिडी देंगे। ये एक खुश आइन अमल है, क्योंकि असल में इस मुल्क के किसान को खुशहाल करने की जरूरत है, किसान को ऊपर लेके जाने की जरूरत है। चारों सूबों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स जोन बनाएंगे। एक्सपोर्ट जोन जब बनेंगे तो वो एक्सपोर्ट जोन से मुल्क में रेवेन्यू आएगा और हर चीज होगी। लेकिन क्या अजीब मामला होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि एक सूबे के वज़ीर आला है और शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म है, कैसे आपस में वर्किंग रिलेशन बनेगा, हारमोनी कैसे क्रिएट होगी, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। खारजा पॉलिसी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के मफादात के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। रीजन की पॉलिटिक्स, किसी बड़े मुल्क की प्रॉक्सी, उसकी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौमी इदारों पर 600 अरब रुपए का खसारा है। इसका मतलब यह है कि हमें कौमी इदारों को रीडिजाइन करने की जरूरत है, और बिलखसूस जो सियासी तौर पे भर्तियां की गई, पेंशन्स, नौकरियां, ग्रेजुएटियां, उसका जो एक बर्डन है, उसके ऊपर भी हमें एक मजबूत पॉलिसी बनाने की जरूरत है जिसपे तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करना चाहिए ताकि मईशत को सही डगर पे डाला जा सके। नाज़रीन, इसके अलावा उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी, उनकी वही तकरीर थी जो आमिर डोगर साहब की थी, जो जुनैद अकबर साहब की थी। वही बातें, वही चीज़ें। मुझे लगता है किसी एक ऑथर ने ही उनकी तकरीरें लिखी हैं। शाइस्ता खोसा साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। आगे जाके उनसे पूछेंगे कि लिखारी कौन है, या ये सारी तकरीरें किसी एक माइंड सेट को क्यों अप्रोच कर रही हैं। इसके अलावा फारूक सत्तार साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी से वो बात करने को तैयार है, क्योंकि सदारती इंतखाबात है, MQM के वोट जो है वो चाहिए होंगे पीपल्स पार्टी को। अब वो किन शराइत में देने को तैयार होती है,
किस की गारंटी भी देने को तैयार होती है, क्या उसकी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब आज एक दफ़ा फिर बोले गो कि उन्होंने आज कायदे ऐवान के जो वोटिंग प्रोसेस था उसका भी हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि एक शख्स को मालूम था कि उन्होंने सदर बनना है, इसलिए सिंध और पंजाब बलोचिस्तान की असम्बली खरीदी गई, पैसा लगाया गया। यकीनी तौर पर आसिफ जरदारी के ऊपर गुस्से में है और आसिफ जरदारी साहब की तरफ बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने भी वोट आज कायदे ऐवान का नहीं डाला। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप अपना एहतजाज करें, हर चीज़ करें, लेकिन अगर आप ऐवान का हिस्सा बन गए हैं तो आपको प्रोसेस का हिस्सा देना चाहिए था। आप मुखालिफ वोट डाल देते। अगर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ठीक नहीं है, मुखालिफ वोट डाल देते या हक में वोट डालते, लेकिन वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये बड़े सियासी लोग हैं, इनके हवाले से क्या कहा जाए। उमर अयूब साहब ने कहा कि 5000 लोग हमारे पंजाब में जेलों में बंद हैं और 5000 खैबर पख्तूनख्वा में अब उनकी हुकूमत आ गई, देखें वो कैसे करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का भी उन्होंने कहा। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि 9 मई के जो लोग हैं उस वाक़यात में मुलविस हैं, उनको कानून के हिसाब से कैसे कटहरे में वो आएंगे और कैसे वो फेस करेंगे। ये तमाम की तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल चीज़ें और सदारती इंतखाबात के हवाले से जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की या पीपल्स पार्टी की, उसके ऊपर इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज की प्रोग्राम में, आज की गुफ्तगू में। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। अखौनज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम आल। चटान साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, आज कायदे ऐवान का भी इंतखाब हो गया खुश उसलूबी से, कल वो हलफ लेने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और ये तमाम जो हुकूमत बन रही है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम, फिर वजीर आजम की वजह से काबीना, इस तमाम की सहूलतकारी जो है, बहरहाल ये तो पीपल्स पार्टी ही कर रही है। पीपल्स पार्टी अगर अपना सपोर्ट ना दे तो शायद नून लीग इस काबिल ना हो। तो सर, नून लीग रिस्पॉन्ड में MQM और फजल रहमान साहब से सदर जरदारी साहब के लिए वोट इंश्योर कर रही है, उन्होंने इंश्योर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दे तो मेरे ख्याल से हमें इतना ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से सदारत के इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि आसफ अली जरदारी साहब इस वक्त का ज़रूरत है और हम चाहते हैं और इस टाइम पे इस रियासत की ज़रूरत है कि जरदारी साहब सदर बने। क्योंकि जो हमारे सियासत में नफरतें हैं, जो सियासत में हमारे एक दूसरे के साथ दूरियां है, जो इल्ज़ामात है, जो इंतकाम है, तो इसमें आसफ अली जरदारी साहब का रूल बनता है। क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब मुफाहमत का बादशाह है और हमारे मुल्क को ना IMF का ज़रूरत है, न किसी भी सऊदी की ज़रूरत है, ना अमेरिका की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को ज़रूरत है सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम का। फिर हम अपने वसाइल पे तवज्जो दे दें। कब तक हम लोगों से कर्जे लेंगे? हमारे पास एग्रीकल्चर है, हम अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे दें। हमारे पास मिनरल है, हमारे पास माइंस है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, दरिया है, जंगलात है, सियाहत के मौके है, हिस्ट्री यहाँ पे बुद्ध के ज़माने का हिस्ट्री है। वहाँ पे दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनका पूरा GDP समंदर से बनता है, किसी की सियाहत से बनता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, अपने सियासी मफादात, ज़ाती मफादात एक साइड पे रख ले, अपना ज़ाती इंतकाम एक साइड पे रख ले, अवलनी तरजीह हम अपनी रियासत को बनाए, अपने अवाम को बनाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इंशाअल्लाह ताला जरदारी साहब वही करेगा। जब प्रेसिडेंट बनेगा तो इनका कोशिश यही होगा कि सबको इकट्ठा करे, चाहे वो फजल रहमान साहब है, चाहे वो PTI वाले हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये मुल्क हम सब का है। मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है खुदा न ख्वास्ता तो कुछ भी नहीं है। तो जरदारी साहब का पूरा कोशिश यही होगा कि सबको एक पेज पे लाए, इस मुल्क में नफरत की सियासत को दफन करे, मुफाहमत की सियासत को फरोग दे दे। किसी ने कोई जुर्म किया है, कानून जाने या अदालत जाने। जो इल्ज़ाम चाहे जरदारी साहब पे है, चेयरमैन बिलावल साहब पे है, नवाज शरीफ साहब पे है या इमरान खान साहब पे है। इस मुल्क में अदालतें हैं, इस मुल्क में कानून है, आईन है।
आईन कानून के मुताबिक इनके खिलाफ फैसले हों। अगर किसी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो इस पे भी हमें एतराज़ नहीं है। अगर कोई भी गुनाह है और उस पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर वो बरी हो जाता है तो इस पे भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला सदर भी बनेगा और वो भरपूर कोशिश करेगा इस मुल्क में मुफाहमत लाने के लिए और सबको एक पेज पे, न सिर्फ सियासी लोगों को, तमाम इदारों को एक पेज पे लाने का, क्योंकि हमारे मुल्क का जो दहशतगर्दी का मसला है, जो जी मईशत का मसला है, इसका तकाजा ये है कि हम एक पेज पे, और मईशत के लिए तो ज़रूरी है कि हम कम से कम इस पे एक मिसाक करें, जी ताकि हमारी मईशत की जो पॉलिसी है इसमें तसलसल हो, चाहे जिसका भी जी हुकूमत जी बने। लेकिन हमारी मईशत का जो पॉलिसी है वो इसके साथ चेंज नहीं हो। तो इंशाअल्लाह ताला जरदारी साहब का ये भरपूर कोशिश रहेगा। जी ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब, हम और आप उस वक्त भी गुफ्तगू करते रहे कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, गो के हर तरह की स्पेकुलेशन थी। बहरहाल आज गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कायदे ऐवान शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा आ गए। तहरीक इंसाफ का रवैया था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, अगर पीपल्स पार्टी से उनकी बात हुई होती तो शायद इस टाइम वफाकी हुकूमत का सिनेरियो कुछ और होता। जो पॉलिसी लाइन दी आज शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर क्या कमेंट कीजिएगा? और बिलखसूस 9 मई के जो मुजरिम कानून का सामना करेंगे, इस एक जुमले के ऊपर बहरहाल मेरी तो अपनी एक डिफरेंट एंगल से मैं इसको देख रहा हूँ, आप कैसे देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद देंगे, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। हम मुसलमान हैं और उम्मीद का दामन जो है हमें नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी सूरत में, तो पुरुम्मीद रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अब जितने भी हमारे हुक्मरान होंगे उनको, और जहाँ जहाँ चाहे वो किसी भी सूबे में या फेडरल में हुकूमत है, उनको ये बड़ा वाज़ेह मालूम है कि शायद मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये एक उनके पास आखिरी मौका है, और अपने अमाल से, अपने किरदार से और अपने बेहतरीन पॉलिसी साजी से वो यकीनन इस मुल्क को जो है वो इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं। और इसी तरीके से जरदारी साहब जो है वो माजी में भी सदर रहे, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा तनाज़ा सामने देखने में नहीं मिला। ठीक है, मफाहमत बड़ी ज़रूरी है, मिलजुल के सबके साथ चलना चाहिए, और मफाहमत की सियासत जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में ये वक्त का तकाजा है। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ी आसानी से सदर पाकिस्तान के तौर पर जो है उनको इलेक्ट कर लिया जाएगा, और देखते हैं उसके बाद। लेकिन बहरहाल मसला यहाँ ये नहीं है कि टॉप लीडरशिप का, मसला है नीचे वाली लीडरशिप का। नीचे वाली लीडरशिप जो है, क्या वो अपने आप को दुरुस्त कर पाएगी? क्या वो अपने लक्षण तब्दील करने के लिए तैयार होगी? अगर वो तैयार हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी मंजिल जो है वो इंशाअल्लाह ताला खूब से खूबतर की जानिब होगी। और अगर वो लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, और सीनियर लीडरशिप को जूनियर का इसलिए कि जी वो हमारा वोट है, क्योंकि ये फ्रेजाइल हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत है, और इसके अंदर अगर लोग हुकूमत से हटते हैं तो अदम इस्तेहकाम, जो एतमाद का वोट है वो ज़ाहिर है वो एक उनका हक है। और 92 सीटें बहुत मजबूत सीटें हैं। आज के दौर में ये देखा गया कि 92 में से वो 91 नहीं हुई, 92 की 92 जो है वो उनको सीटें और उनका जो है वोट पड़ा। तो ये भी एक मेरे ख्याल में अपनी जो पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है और मजबूती है, उसको ये इशारा करता है। दूसरी तरफ जो है वो आपने जो पॉलिसी के हवाले से बात कही है वो बड़ी अहम है। जी देखें, पॉलिसी जी तो मेरे ख्याल में जब पीडीएम 1 की हुकूमत आई थी तो उस टाइम पे भी पॉलिसी तो यही लोग थे ना। और जो फिर मेरे ख्याल में मुश्किलात थे, ठीक है कि उनको माजी के हुकूमत का बहुत सारा बैकलॉग मिला था, लेकिन ये तो हम हमेशा सुनते हैं इलेक्शन में जी कि जनाब पिछली हुकूमत का कुछ किया धरा था। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि इस बार हमारे मुल्क में एक दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अफरियत जो है वो खड़ा हुआ है, और उसको हमें सबसे पहले लगाम डालनी होगी। और ये टूरिज्म है या कुछ है, जी या रिलीजियस टूरिज्म है, या कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, SIFC का कयाम है, किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट है, वो उसी सूरत में होगी जब पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो काबू में होगी। और दूसरी बात यह जी है इसके अंदर के जी पॉलिसियां तो बहुत सारी हमने माजी में बनते देखी, लेकिन पॉलिसियों को जी एग्जीक्यूट करना, और फिर खास तौर पे जब आपके पास मुख्तलिफ आपके कोलिशंस हों, आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स हों, और जाहिर है एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है
वो सामने देखने में आता है। क्योंकि एक जगह अगर फर्ज करें जी हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और फर्ज करें दूसरी जो जमात है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो फिर उसके अंदर नुकसान सिर्फ अवाम का होता है। अभी 7 से 8 बिलियन जी डॉलर जी आपको चाहिए हैं, 27 बिलियन डॉलर आपको हर सालाना जो है वो डेट सर्विसिंग करनी है। ये ठीक। बहुत बड़ा मेरे ख्याल में टारगेट है। इसको जी अपने आपको सोच पॉइंट आ गया समझ के, सर। लेकिन तमाम इदारों को, तमाम पाकिस्तान की सियासत को और तमाम मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को भी ये चाहिए कि फिलहाल जो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, दुरुस्त। वो उससे बाहर निकलना चाहिए। जो आखिरी बात मैं इसमें कर दूं, बरतानिया जो है वो अब आपके अगले हफ्ते जो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो आपके ऊपर जो है वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आ रहा है, एक करारदाद मंजूर करने चल रहा है, जिसके ऊपर जिस तरह से अमेरिकन सेनेटर्स ने इल्जाम तराशी की है इलेक्शन की शफाफियत के मुतालिक, वो बरतानिया से भी आ रही है। ये है बड़ी जी खतरनाक बात। ठीक ठीक। शाइस्ता खोसा साहिबा, आज इलेक्शन कायदे ऐवान का हो गया। आपका 92 नंबर जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और 92 वोट इकट्ठे हैं, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने भी कहा। ये फरमाइएगा, ये 9 मई के मुजरिमों को कानून का सामना करना पड़ेगा, इस जुमले को आप कैसे देख रही हैं? और जो बात इन्होंने की कि जिस तरह कुछ अमेरिकन सेनेटर्स ने एतराज़ रखा, क्या बरतानिया के कुछ पार्लिमान के लीडर जो है वो भी इस बात की हिमायत में आएंगे? तो कहीं आपने कोई लॉबिंग फर्म वगैरह तो नहीं हायर की हुई जी इस सारे मामले पे? काशिफ, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका इनवाइट करने का। और दूसरी बात, जहाँ तक आज शहबाज शरीफ साहब ने 9 मई का कहा, तो 9 मई की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी खुल के सामने आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे खान के जो खंबे हैं वो 92 नंबर्स की सूरत में असम्बली के फोरम पे मौजूद हैं। तो उनका मौजूद होना ये यकीन दहानी करवाता है कि खान कहीं ना कहीं सच पे है। और साथ ही साथ जो 9 मई की हकीकत है वो भी बिल्कुल आप सबके सामने वाजिया तौर पे आ जाएगी कि 9 मई क्या था और किस तरह था और कैसे हुआ। पीएम साहब का आज मेरे ख्याल में फौरन ही 9 मई को डिस्कस करना, मैं तो उसको खुशाइन नहीं समझती। अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन आपके साथ चले और जो मासूम हमारे लोग वर्कर्स 9 मई के आड़ में जो जेलों के अंदर बंद हैं, और आपको फिर कानून की बालादस्ती की बात करनी चाहिए थी कि हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल उस तरीके से नहीं होने चाहिए। मैं तो उस चीज के फेवर में, बीइंग अ लॉयर, मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूँ। बाकी अभी इट्स टू अर्ली उनकी स्पीच को कुछ भी डिफाइन करना, इट्स टू अर्ली, क्योंकि आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इस टाइम जो है वो मजबूत अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं, जो इनको इतनी आसानी से ना मैंडेट को चोरी करने देंगे, जो ना इतनी आसानी से इनको सब चीजें करने देंगे। और ये जो PDM 2 बनने जा रही है, मुझे बताइए ये PDM 1 ने पहले क्या कर लिया था? इलेक्शन से पहले PDM 1 का एक वजूद था, अब PDM 2 क्या कर लेगी? और जो ये मफामत की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कैसी मफामत? अभी तो ताकत की बातें हो रही हैं, एक सदर बन रहा है और एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे ये काबीना का भी हिस्सा होंगे। तो इसलिए ये PDM 2 Pro Max बना है, और PDM 2 Pro Max इतनी देर चलता हुआ नजर नहीं आता। और हम लोग इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की सूरत में, मैच्योर अपोजिशन की सूरत में। जी जी, आप देखें ना, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चलने नहीं देंगे, ऐवान मछली मंडी है, तो मुझे बताइए आगे कायमा कमेटीज है, एक प्रोसीजर है, आप भी हलकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 92 जो लोग हैं, अगर ये अपोजिशन साथ नहीं चलेगी तो उन लोगों का क्या मामला है, कैसे हक, उनका हक डिप्राइव होगा? दूसरी बात ये है कि बज़ाहिर लगता तो ऐसे है कि अभी पीपल्स पार्टी की आपकी राहें जुदा है, मुस्तकबिल करीब में कहीं राहें इकट्ठी हो सकती हैं। और अपोजिशन लीडर कौन बनने जा रहा है? देखिए, सियासत के दरवाजे कभी नहीं बंद होते, हमारे सियासत के दरवाजे हमेशा पॉलिटिशियंस खुले रखते हैं। और अपोजिशन लीडर जो है वो होपफुली जो है वो जहां तक उमर अयूब साहब ही होंगे और या गौहर साहब भी हो सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, हम 17 सीटों के मैंडेट रखने वाले को वजीर आजम कैसे मान लें? अच्छा, दूसरी बात आप मुझे भी छोड़ दीजिए, हमारे 92 लोगों को छोड़ दीजिए, 22 करोड़ अवाम शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती। 22 करोड़ अवाम शहबाज शरीफ को रिजेक्ट कर चुकी है।
آپ دیکھیے جو عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے سینیٹرز کا اسی طریقے سے یو کے میں بھی یہ آ رہا ہے، وہاں پہ یہ ہم نے کوئی لابیز نہیں کی. ہماری لابی جو ہے وہ ہماری عوام ہے، ہماری لابی جو ہے وہ 22 کروڑ طاقت ہے، ہماری لابی جو ہے وہ اللہ کے سامنے حق سچ ہے. آج یہ ایوان میں بیٹھ کر بھی نظریں نیچے کر کے شرمندہ ہو کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ 17 سیٹوں کے مینڈیٹ رکھتے ہیں. یہ ہمارے مینڈیٹ پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. یہ حکومت کاشف زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اور جو مینڈیٹ کو چوری کر کے آیا ہے وہ کیا پالیسی دے گا، وہ کیا ملک کو چلائے گا. دیکھیے آپ کی اوورسیز ہی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، آپ کی 22 کروڑ عوام ہی آپ کو نہیں مانتی. آپ تو عوام کی طاقت پہ آتے ہیں، تو جی عوام جب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کیسے سٹینڈ کریں گے؟ جی ٹھیک. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ حمید گل صاحب، سر فاروق ستار صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ایم کیو ایم کا اصل معاملہ جو ہے وہ آئینی ترامیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی ہے زرداری صاحب پہ، چونکہ انہوں نے صدر بننا تھا، سندھ اور بلوچستان میں پیسے لگائے گئے، یہ وہ تمام معاملات، اور وہ خود پروسیسنگ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، نہ وہ قائد ایوان کو ووٹ ڈال رہے ہیں، نہ اسپیکر کو، نہ ڈپٹی اسپیکر کو. تو سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا اور فضل الرحمان صاحب کو غصہ زرداری صاحب پہ ہے؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کو غصہ جو ہے وہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے. فضل الرحمان صاحب کو غصہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر ان کو اگر ایک بہت اچھا مقام مل سکتا تھا جو کہ وہ توقع کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو ڈی آئی خان کے اندر ان کو نقصان پہنچا، علی امین گنڈا پور وہاں جو ہے وہ ان کے شدید مخالف وہ آ گئے. تو میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مختلف چیزوں کا، اور ان کو پھر مستقبل نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک رائٹ ونگ کا تھا، کہ ایک ریلیجس پارٹیز کا سینٹیمنٹ تھا، وہ جو ہے وہ شاید ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم پہ فضل الرحمان صاحب بھی ایک اچھی عوام کو نکال سکتے ہیں، اور ماضی میں وہ اس کا کئی دفعہ مظاہرہ کر چکے ہیں. اور اگر ان کا جو اس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجیٹیشن کی سیاست کے اندر اگر جو ریلیجس فیکٹر جو شامل ہو گیا تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کا جو پولیٹیکل شیئر تھا، پہلی دفعہ ہے کہ وہ پولیٹیکل شیئر جو ہے وہ نہیں ملا. دوسری طرف ایم کیو ایم کا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کی، تو دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کو، حیدرآباد کو وہ سمجھتی ہے کہ جی یہ ہمارے مسکن ہیں اور اس کے اندر کسی اور کو نہیں آنا چاہیے، اور ایک اچھی تعداد میں سیٹیں جو کہ ان کے لیے بالکل ایک نئی بات ہے، وہ جیتنے کے بعد اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر تو بہت، سندھ کے اندر جس طرح سے پیپلز پارٹی کو اوور ویلمنگ رسپانس ملا اور ایک بڑی تھمپنگ میجورٹی ان کو ملی، تو نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنی طاقت گھٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور باوجود اس کے کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے، سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عملی طور پر گراؤنڈ کے اوپر کام کر سکیں گے. اپنے جو ماضی کے اندر دیکھیں نا، ملٹیپل منسٹریز ان کے پاس تھیں فیڈرل کی بھی، اور ہم نے پی ڈی ایم کے اندر دیکھا کہ پی ڈی ایم 1 حکومت جب تھی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سارے شیر و شکر تھے. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ گیم آف نروز ہے، اور میرے خیال میں ہر کوئی اپنا ایک ایجیٹیشن اور اپنا ایک غم و غصہ دکھا کے اپنے حصے کو جو ہے وہ مزید اس کے اندر وسعت دینا چاہتا ہے. یہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ معاملات چھٹ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر آنے والا، جو ابھی حکومت جس کے اوپر سوچ رہی ہے، وہ ہے ایک منی بجٹ. اور منی بجٹ اگر آپ لے کے آئے تو پہلے ہی جو ہے پسی ہوئی قوم، غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ تلے ہوئے دبی ہوئی جو عوام ہے، وہ کہیں اس کو روٹی کے اوپر احتجاج کرنا پڑا. اور اس ٹائم پہ پولیٹیکل پارٹیز جس کے اندر ریلیجس پارٹی یعنی کہ جے یو آئی ایف جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی شامل ہو جائے، اور اس کے اندر تحریک انصاف بھی شامل ہو جائے، تو پھر یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کو روکنا اور پھر آنان حکومت کو چلانا اور سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی اخوندزادہ چٹان صاحب،
میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مینڈیٹ سامنے آیا، اس مینڈیٹ میں جو صوبے کی حکومتیں ہیں، مرکز کی حکومتیں ہیں، وہ مستحکم ہے نمبر کے نقطہ نظر سے، کہ اگر پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تو مستحکم وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے، نون لیگ نے ووٹ دیا تو مستحکم نمبر کے ساتھ زرداری صاحب صدر بن جائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہے لگتا ہے وہ زیادہ ڈیسپریٹ ہے، اور ان کا مینڈیٹ کی اگر بات کریں تو ان کو گلا تو کے پی کے میں ہونا چاہیے تھا، وہ سندھ میں سراپا احتجاج ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زرداری صاحب کو پوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں حکومت کیوں لے لی، جس کا انہوں نے اب اظہار بھی کیا کہ سندھ اور بلوچستان میں پیسے لگے۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں تمام صورتحال کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ کیوں زرداری صاحب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا غصہ زرداری صاحب کی طرف نہیں ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکوہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا اگر کوئی سٹیک ہے تو وہ تو کے پی کے میں ہے۔ کے پی کے میں تو نہ مسلم لیگ نون جیتا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہاں پہ تو پی ٹی آئی نے جیتا ہے۔ اس کا غصہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا، اگر ہر بار الیکشن آتی ہیں اور اس بار بھی اگر الزامات کہ ہوئی ہیں تو میرے لیے بھی کیے جاتے، تو میرے خیال سے اس کا غصہ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پچھلے گورنمنٹ میں اس کا زیادہ سٹیک ملا تھا، زیادہ حصہ ملا تھا، اب اس کو اتنا نہیں مل رہا ہے تو اس پہ بھی اس کو غصہ ہوگا۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، بالکل ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں، کسی کو بھی یہ انکار نہیں ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو پمپ 45 اور پمپ 47 کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، اس میں وہ 35 پنچر سے زیادہ کا حقیقت اس میں نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنے ملک نومبر میں اس کا الیکشن آ رہا ہے، اس کا خیر منائے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، الیکشن ٹریبیونل بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہیں، اور ہمیں اپنے اداروں پہ اتنا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ ہمیں برطانیہ کی ضرورت ہے، نہ اس میں ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، اور ہمارا یہی مشورہ ہے۔ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، ہمارے خود بھی تحفظات ہیں، ہم بھی مختلف حلقوں پہ الیکشن کمیشن میں ہم نے پیٹیشن دیا ہے، اگر اس میں فیصلہ نہیں ہوا الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے اور یہی طریقہ کار ہے، وہ سب کو اپنانا چاہیے۔ اور بے شک جتنا شور چاہے وہ اسمبلیوں میں کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اپوزیشن مضبوط ہو، حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہوتی ہے، اور یہ حکومت تو بہت مضبوط حکومت ہے۔ ہمیں جو حکومت ملا تھا 2008 میں، ہمارے پاس بھی سمپل اکثریت نہیں تھا، ہمارے ساتھ تو بہت ساری کولیشن تھی، ہمارے ساتھ تو جماعت علماء اسلام، پی ٹی آئی، عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ کا، اور ان سے اگر ایک بھی نکل جاتا تو ہمارا حکومت گر جاتا۔ لیکن جب ہم نے مفاہمت کا سیاست شروع کیا، جب ہم نے انتقام کو ترک کر دیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے سوات پہ دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لگایا، ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کیا، ہم نے ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، صوبوں کو ان کو حقوق دیے، ہم نے NFC ایوارڈ کیا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو مین جو پارٹنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم ان سے وزارتیں نہیں لے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو کسی اور پارٹنر کی یا کولیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خواہش بھی یہ ہے، ہمارا جدوجہد بھی یہ ہے کہ حکومت اپنا 5 سال جی پورا کرے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی پی جی ٹی آئی جی نے جو احتجاج کر رہے تھے، ہمارا کوشش یہی تھا کہ ہم 5 سال پورا کریں۔ یہ پی ٹی آئی کا جو حکومت جی جی 2018 میں بنا، جو دھاندلی کے ذریعے سے ایک سلیکٹڈ حکومت بنایا، لوگ اسمبلیوں میں نہیں آ رہے تھے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے سب کو درخواست کیا اور اسمبلیوں میں لائے، اور ہمارا خواہش تھا کہ 5 سال پورا کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو ہم جب تک وہ صحیح سمت جائیں گے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ حکومت ہم چاہیں گے کہ ٹھیک 5 سال پورا کرے۔ جی ٹھیک۔ شائستہ کھوسہ صاحبہ،
तहरीक इंसाफ नून फजल रहमान साहब के करीब हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं और नज़रिए का इख्तलाफ है, किसी शख्स ज़ात का इख्तलाफ नहीं है। फजल रहमान साहब भी यही बात कह रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के वो लीडरशिप की इस पॉलिसी को मनो आन दिली तौर पे तस्लीम कर लेंगे, या इसके ऊपर भी कोई डिफरेंट ओपिनियन है लीडरशिप लेवल पे? जी काशिफ, देखिए हमारा मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई और आगे जो बातचीत हमारी उनसे चल रही है वो हमारी इश्यूज पे चल रही है, और इश्यूज पे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक चीज मैं इसमें थोड़ी क्लियर करूंगी कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी मुझे क्यों नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया तो उनकी लड़ाई जिनसे है वो इस्टेब्लिशमेंट से है। और दूसरी बात ये है कि वो सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि भाई जिनको आप 9 मई का कसूरवार जिस पार्टी को समझते थे तो वो तो आजाद होके खंबे होने की सूरत में भी खंबे होके 92 की आपके नंबर्स की सूरत में जो असेंबली में है। तो हमारे साथ क्या किया DI खान में, और इसी तरीके से नून लीग को किसी से खतरा नहीं है। नून लीग को खतरा या खुद से है या जहां से आई है नून लीग, जिनके बलबूते पे आई है, नून लीग को सिवाय सिर्फ उनसे खतरा है, क्योंकि अवाम के बलबूते पे तो आई नहीं। ताकत का सर चश्मा अवाम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती थी लेकिन अभी मानती नहीं है, और अवाम ना अभी उनके साथ है ना अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। बाकी देखिए, सियासतदान के लिए कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। इश्यूज पे पार्लियामान की सियासत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मौलाना साहब के साथ हमें बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, और मौलाना कल इस PDM प्रो मैक्स 2 का हिस्सा थे। आज इनके अपने बंदे जो हैं इनके खिलाफ हुए और बोल रहे हैं। देखिए, तो बाकी इश्यूज पे हम कल भी उनसे बात कर सकते थे, आज भी बात कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी हम उनसे बैठ सकते हैं। और हमारा जो वोटर है वो बेसिकली खान से प्यार करता है, खान की पॉलिसियों से प्यार करता है, खान के हक और सच से प्यार करता है। और नो डाउट इस टाइम नेशनल और इंटरनेशनल एक ही लीडर है, और वो है खान। और देखिए, जब खान साहब का ये कहना है कि हम इश्यूज पे उनके साथ बैठ सकते हैं, तो फिर हम में से किसी को एतराज नहीं हो सकता। कभी भी सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। अभी तो ये बंदरबाट की एक मिसाल दूंगी काशिफ, कि इन पे वही मिसाल आती है जो ये PDM प्रो मैक्स 2 बनी हुई है, कि हम लोग साउथ पंजाब के लोग हैं, सराइकी लोग हैं, बलोच लोग हैं। हमारी मिसाल एक देते थे बड़े, कि अंधे करें खैरत ते वल देवन अपने को, के मींस अंधे खैर करते हैं, रेवड़ियां बट रही हैं और ये रेवड़ियां बांट रहे हैं आपस में एक दूसरे के दरमियान, और उसके लिए ये लोग रो रहे हैं। किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा मिली। लेकिन गाल है कि तो आपको तो खैरात नहीं मिली ना, तो आपको तो मैंडेट मिलना है। अच्छा बाबा, एक खैरात असा कुछ एक खैरात चाहिए भी को नहीं, हराम है साडे वास्ते एक खैरात बाबा, सकू नहीं चाहिए। सक आवाम साडे नाल है, ते इना को हुने जेड़े हैं ना, इना को जेड़े टमाटर ए पोसे ने देखो तो सही गोगू हालात क्या थी ने इतना संभलावे सी। ठीक हो गया, ठीक हो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाइस्ता खोसर साहिबा, हुकूमत तो बन गई, चले आपका मैंडेट चोरी हुआ, आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे, लीगल हो या पब्लिक का हो। एक तो ये बताइएगा कि जो पुरअमन एहतजाज आप कर रहे हैं, जिसकी आज तज़किरा उमर अयूब साहब ने भी फ्लोर ऑफ दी हाउस किया, क्या आपके कारकुनान को मजीद गिरफ्तार किया गया या नहीं? दूसरी बात ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मेजर जो चैलेंज है इकॉनमी के अलावा और क्या होगा, और आप अगर उनको सपोर्ट नहीं करते एज अ अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो कैसे वो चीजों को आगे लेके चलेंगे? देखिए काशिफ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ। मुझे बताइए कि आपके शहबाज साहब जिस हल्के से जीते हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन के वो जिस हल्के में जाएंगे, अपने उसी हल्के में एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी आवाम जो है वो उनके साथ बात ना करे, उनका वेलकम ना करे, उन पे एतराज करे, उनको चोर बोले, डाकू बोले, लुटेरा बोले, मैंडेट चोरी करने वाला बोले, तो फिर उस प्राइम मिनिस्टर, देखिए हमारे ना बड़े एक मिसाल देते थे, वो कहते थे काजी जो होता है ना अदालत में बैठता है तो वो काजी अपना एहतराम खुद करवाता है,
اس کرسی کا احترام خود کرواتا ہے. تو جب آپ کو اندر آپ کے گریبانوں میں پتہ ہے کہ آپ کسی اور کے بلبوتوں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ ایک 17 رکنی کمیٹی ہے، تو پھر آپ بتائیے، ہم تو آپ کو فلور پہ چلو آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم فلور پہ آپ کو تھوڑا قبول کر بھی لیں، ہم پالیسی کی فلیکسیبلٹی دکھا بھی دیں ہم، لیکن عوام کا کیا کریں گے آپ؟ عوام آپ کو پرائم منسٹر نہیں مانتی. دیکھیے، آپ اگر آپ کے گریبان جو ہے آپ اندر فیس کرنے کے قابل نہ ہو تو دیکھیے، آپ جتنا اوپر سے لیپا لوتا کر لیں، جتنا آپ پالش لگا لیں، جتنا آپ چیزوں کو وہ کر لیں، آپ جتنا آرٹیفیشل اس کے اندر خول کے اندر شیل کے اندر آ جائیں، لیکن دی اینڈ آپ کو عوام میں آنا ہے، اسٹریٹ پالیٹکس کرنی ہے، اور اسٹریٹ پالیٹکس کرنے کے لیے لوگوں کو آپ نے فیس کرنا ہے. اور جب لوگوں کو فیس کرنے کی ہمت نہ ہو تو بتائیے اس پرائم منسٹر کی ورتھ کیا ہوگی، اس پرائم منسٹر کی اہمیت کیا ہوگی جس کو کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جاؤ میں تمہیں پرائم منسٹر نہیں مانتا. تو اس سے تو بہتر ہے قاضی اپنی عزت خود بچاتا ہے، اس سیٹ کی عزت بچاتا ہے. اس کو تو یہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کو حافظ نعیم والا کراچی والا کام لیکن کرنا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں لی یہ سیٹیں، میں نے نہیں لیا مینڈیٹ، اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے شائستہ معافی صاحبہ، مانگتا ہوں، یہ کسی اور کا مینڈیٹ ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے پاس لیکن ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے. لیکن پنجاب میں شائستہ جی صاحبہ، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس چلیں 92 نمبر آپ کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، نون لیگ حکومت لینا، تو پھر پاکستان کا پارلیمانی نظام آگے کیسے چلے، جمہوریت آگے کیسے چلے؟ یا تو پھر آپ اپنے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی لائیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، چونکہ دو جماعتوں نے مل کے حکومت بنانی ہے، وہ نون اور پیپلز پارٹی بیٹھ گئے، یا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بیٹھ جائے، تیسرا تو کوئی فارمولہ سمجھ ہی نہیں آتا. جی میں اس کو بھی آپ کو بہت آسان مثال دوں گی کاشف. ابھی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اندھے کریں خریت ولول ڈیون اپنے کو، کہ اب یہ ریوڑیوں کی بندر بانٹ ہے. اب وہ بندر بانٹ ہم تو مینڈیٹ کے اوپر کریں گے نا، کہ جتنی ہمارا مینڈیٹ ہے اور جتنا وہ مینڈیٹ رکھتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ آپ کی پاور شیئرنگ ہوگی. اب اگر آپ اس پاور شیئرنگ کیونکہ ہم جو کمزور ہیں نہیں، ہمارے کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں جو ڈھکی چھپی ہوں اور جن کو ہم نے کور اپ کرنا ہو، تو ہم تو بالکل برابری پہ بات کریں گے نا کہ ہاں جی ہمارا مینڈیٹ یہ ہے اور ان کا مینڈیٹ یہ ہے. اب آپ آئینی عہدوں پہ صدارت بھی لیں، آپ ڈپٹی اسپیکر بھی لیں، چیئرمین سینٹ بھی لیں، کابینہ کا حصہ نہ بنے اور کچھ دنوں کے بعد کابینہ کا حصہ بھی بنے، تو دیکھیے وہ چیزیں ہم تو کر نہیں سکتے. جب ہم کر نہیں سکتے تو ہم اپوزیشن میں اچھے ہیں. اگلی دفعہ ہم 2/3 کی میجورٹی سے آئیں گے، کلین سویپ کریں گے اور حکومت بنائیں گے. ہم پھر سرخرو بھی ہوں گے، عوام کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی اور مطلب ایوانوں میں آپ بھی. کوئی چانس نہیں ہے پیپلز پارٹی کی دعوت ایکسیپٹ کرنے کا پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ بلاول صاحب نے تو کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے، آپ لوگ نہیں مانے. نہیں، بلاول صاحب نے بالکل کہا، بلاول صاحب نے تو اپنی پوری کمپین میں کہا. جی بلاول صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جی آپ ووٹر کو، ہمارے ووٹر کے ساتھ بھی انہوں نے انٹریکٹ کیا، لیکن ہمارا ووٹر تھا. دیکھیے ان کی سب کی بیڈ لگ یہ ہے کہ یہ خان کے ووٹر کو توڑ نہیں سکے. خان کا ووٹر آج تک انٹیکٹ ٹھیک ہے، اور جیسے عبداللہ صاحب نے کہا کہ آنے والے ٹھیک دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ووٹر جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا. ٹھیک. اخونزادہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی پی ٹی جی آئی کو اٹریکٹ نہیں کر سکی، ان کے ووٹروں کو اٹریکٹ نہیں کر سکی، اور پی ٹی آئی آج بھی اس بات پہ بازید ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی، چونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا اپوزیشن کرے، یا ان کو جب کلیئر مینڈیٹ ملے گا حکومت بنے گی. پیپلز پارٹی کے اندر آج بھی یہ تھاٹ موجود ہے کہ پھر تو اور آپشن یہ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے مستقبل بعید میں یا قریب میں؟ کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے جی، فی الحال ہمارے حکومت کا حصہ بننے کا کوئی خواہش نہیں ہے، اور اس ملک چلانے کے لیے سیاست میں دروازے بند نہیں کی جاتی ہے. اس ملک کے بہتری کے لیے ہمارے کوئی ٹھیک ذاتی مفاد نہیں ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے ہم کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. لیکن آج مجھے ایک بات پہ بہت خوشی ہوئی، کیونکہ شائستہ صاحبہ نے بہت جلد پی ٹی آئی کا لہجہ سیکھ لیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کی تربیت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی ہے اور ان کا پی ٹی آئی کا لہجہ سیکھنے میں کافی ٹائم لگے گا. لیکن آج جو میں نے شائستہ کوسی صاحبوں کو سنا تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ پی ٹی آئی کا جو لہجہ ہے، جو لب و لہجہ ہے،
वो इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया, मैं इस पे उनको काशिफ मैं मुबारकबाद कमेंट देता हूँ। करूंगी। जी शाइस्ता बिल्कुल बात बिल्कुल आपने जी बारी पे करी। जी चौटाला साहब आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी, बाकी जी आपकी असल बात में चीज ये है कि सर, अब तो फिर ये है आप सर कि ये भी बता जब तक दीजिए हम चौटाला साहब अपनी शॉर्टली कि ये भी बता दीजिए कि फजल रहमान साहब के पास भी जाएंगे वोट लेने के लिए, जरदारी साहब के लिए? देखिए जी, हम तो हर एक के पास जाएंगे। जब इलेक्शन आप लड़ेंगे ना, फिर आपको ठीक हर एक के पास जाना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता है कि हम ये कहेंगे कि हम इसके पास जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे। हमारे एक के पास जाएंगे, हम तो पीटीआई वालों के पास भी आएंगे। ठीक आज जो मेरे साथ असेंबली में जितनी पीटीआई के मेंबरान मिले हैं, मैंने हर एक को कहा है कि आपने सदारत का वोट जो है वो जरदारी साहब को देना है। और खुसूसी तौर पर हमारे वो दोस्त जो हमसे पीटीआई में चले गए हैं, इन सबको जब भी असेंबली में मुझे मिलते हैं, मैं सबको यही कहता हूं कि भाई आप लोगों ने अपना वोट जो है जरदारी साहब को देना है। तो अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो ठीक वोट हो गया लेने के लिए हम हर एक के पास जाएंगे। हम सियासत करते हैं। जी ठीक जी ठीक। शाइस्ता साहब आप कमेंट कर लीजिए, फिर मैंने अब्दुल्ला साहब की तरफ जाना है। शॉर्ट सा प्लीज। अखुनजादा चटाल बात साहब लहजे जो है की ना है। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी शाइस्ता साहिबा ने पीटीआई का जो है लबो लहजा बहुत जल्दी अपना लिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी तब तक थी जब तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब थे। उसके बाद अभी पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बोलूं कि जब एक मासूम से बच्चे को भी कड़वी गोली दी जाती है या दवाई पिलाई जाती है और वो कड़वी हो ना, तो वो उस पर रिएक्शन जरूर शो करता है। ठीक, नहीं, आपको मुझे पॉइंट आ तो गया। खुशी अब्दुल्ला हुई गुल शाइस्ता, साहब मैंने तो मुबारकबाद दिया। मैंने तो आपको मैंने कबूल मुबारकबाद दिया की। कि आपने पीटीआई का लहजा बहुत जल्दी सीख लिया। चलो जी आपको देखे ये पीटीआई का जबान बहुत जल्दी याद आया। तो मैंने तो मुबारकबाद दिया, मुझे तो खुशी हुई। नहीं नहीं जी, चौटाला हम साहब पहले भी मुबारकबाद वही कबूल थे, कर लीजिए आज जी। भी वही हमारे है। हमारा पर नदीम पहले भाई भी वहां पे सच के काफी साथ अरसा थे, रहा था, आज भी लेकिन सच के उन्होंने साथ खड़े हैं। नहीं शाइस्ता, नदीम भाई जी बहुत अरसा पीटीआई में रहा था, लेकिन उन्होंने पीटीआई का लहजा जी नहीं सीखा था। आपने जल्दी सीखा, मुझे खुशी हुई। चले आप सर, मैं जरा अब्दुल्ला गुल साहब को भी ऐड कर लूं सर। अब्दुल्ला गुल साहब को भी। अब्दुल्ला गुल साहब, शहबाज शरीफ साहब के सामने सियासी तौर पे तो पीटीआई की तरफ से, सुन्नी ताल कौंसिल की तरफ से उनको टफ टाइम है ही है। मजीद क्या समझते हैं दो चार बड़े जो उनको वो चैलेंजेस होंगे जिनको उनको ओवर द नाइट स्पीड अप तरीके से उनको कवर अप करना चाहिए? प्लीज। देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को जो चैलेंजेस हैं वो है आपकी इंटरनेशनल जो एक शाख है उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करें। आपको जो है वो फिलहाल आपको रिलीफ पैकेज दें फाइनेंशियल, ताकि आप जो है अपनी। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी और फौरी तौर पर बजाय मिनी बजट लाने के उनको जो है वो रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा। और वो वादे वईद चाहे वो बिलावल साहब ने किए थे, चाहे वो उन्होंने मरियम साहिबा ने किए थे जो बिजली के हवाले से थे, उनको मेरे ख्याल में नाफिजुल अमल करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो अवाम से आपने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादे किए थे, अगर आप उनके ऊपर कारबंद ना रहे तो मेरा ख्याल है अवाम का जो गुस्सा है वो तैश के अंदर तब्दील हो जाएगा। अभी बात हम थोड़ी सी मैं जरूर कर लूं कि शाइस्ता बीबी ने बात की, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो अभी जाहिर है एक बिलावल साहब के अभी नरम गोशा रहा पीटीआई के लिए और आज भी मौजूद है, तो ये भी एक तलवार है जो मुस्तकिल पीटीआई और मुस्तकबिल के जो आपस में पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात हैं, ये एक खतरा जो है मंडलाता रहेगा शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि जो ये कहा जा रहा है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे आने वाले वक्तों में, मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि बात यह है कि आपकी लोगों ने एक कर्ज था जो इमरान खान साहब का वो उतार दिया वोट दे के। अब परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी और केपी में आप क्या परफॉर्म करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन जो वजीर आला हैं वो कन्फ्रंटेशन की उनकी जरा नजर ये फिलहाल आता है। दूसरी तरफ जो है ये कहते ना कि जी इनका अभी तो कहा खुद इन्होंने कि मफाहमत के दरवाजे खुले में हैं, लेकिन फिर मफाहमत के दरवाजे पीपल्स पार्टी बैठने में क्यों नहीं थे? अगर मौलाना फजलुर रहमान का, तो इनका एक बहुत ही, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता बैर वाला,
लेकिन वो बैर था। लेकिन वो बैर जब खत्म अगर उनके साथ हो सकता है तो पीपल्स पार्टी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मुझे स्टबर्ननेस, जिसको हठधर्मी कहा जाता है, वह नजर आती है। और सियासत को अगर आपने करना है तो सियासी मैदान में सियासी दावपेच के जरिए और लोगों को दरमियान में दरगुजर करके आपको मामलात आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जो जवाब इन्होंने अपने वर्कर्स को मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने पे दिया और अभी तक दे रहे हैं, तो और इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से पहले बना बनाया इत्तेहाद वो खत्म हुआ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर तब्दील हुआ। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि इनको अगर तब हो सकता था तो अब भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये सोच लेना कि अवाम जो है साथ है, नहीं, अवाम जो है वो सिर्फ अपने पेट के साथ है, अपने मुस्तकबिल के साथ है, अपनी तालीम के साथ, अपनी सेहत के साथ, और पाकिस्तान के अंदर रोजगार और रोशनी और महंगाई के खिलाफ जंग से जो है जो भी इसके साथ जुड़ेगा और अवाम को अमलन रिलीफ देगा, कौम उसके साथ खड़ी होगी। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका, शाइस्ता खोसा साहिबा आपका, अखौंज़दा चटान साहब आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी। मैं तमाम सियासी अकाबरीन को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाइए। इख्तलाफ ज़रूर रखिए लेकिन दलील के साथ, शाइस्तगी के साथ, एहतराम के साथ। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।